लाइट इज अ वेव। कैसे पता लगता है, कैसे कंफर्म होती है ये बात कि लाइट एक वेव है? लाइट इज अ वेव क्योंकि वेव लाइट शो करती है एक फिनोमेनन जिसे कहते हैं हम इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हालांकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इंटरफेरेंस जब हम पढ़ेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगी ये बात कि केवल एक वेव ही इंटरफेरेंस शो कर सकता है, केवल एक वेव ही इंटरफेरेंस शो कर सकता है। पार्टिकल इंटरफेरेंस कभी भी शो नहीं करता। लाइट इज अ वेव, इसका कंफर्मेशन क्या है? इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन भी होता है इसका वेव, और दो तीन चीजें, दो तीन इफेक्ट और हैं। लेकिन इंटरफेरेंस तो बिल्कुल एक कंफर्म कंफर्म प्रूफ है ये लाइट का वेव होना। लाइट का वेव होना एकदम प्रूफ है किससे? इंटरफेरेंस से। फिर लाइट इज अ पार्टिकल। लाइट इज अ पार्टिकल, ये कैसे प्रूव हुआ? ये प्रूव हुआ किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने आप में एक कंफर्म पक्का सबूत है इस बात का, क्या कि लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। इंटरफेरेंस बहुत पक्का सबूत है इस बात का, क्या कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है। अब यहां दोनों बातें हो गई एक साथ, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। इसका मीनिंग क्या हुआ? अ वेव, जय हिंद, अ वेव shows particle nature। एक वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पर्टिकुलरली इट शोज पार्टिकल नेचर। खुद अपने आप में है वेव और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। इसी नेचर को हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्योंकि बेसिकली लाइट के लिए ही निकल कर आई थी सारी बातें, लेकिन अब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो लाइट के अलावा भी, वो सब डुअल नेचर शो करता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब ये सारी कंफर्मेशन हो चुका, लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है, यानी कि एक वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो साइंटिस्ट थे इनके बाद में के डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली थे, उन्होंने कुछ थोड़ा सा इससे आगे सोचा, थोड़ा सा इससे आगे सोचा। उन्होंने कहा कि हमारे जो नेचर है ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक नेचर से क्या मतलब है? नेचर में सिमेट्री होने से क्या मतलब है? देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, क्या कि एक बॉडी जिसका मास m1, दूसरी बॉडी जिसका मास m2, दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है। m1 m2 को अट्रैक्ट करता है, m2 m1 को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इस बात पे कोई डिपेंड नहीं है कि इनमें से कौन छोटा और कौन बड़ा, कौन छोटा कौन बड़ा, इस पर डिपेंड नहीं है। m1 जितने फोर्स से m2 को अट्रैक्ट करता है, उतने ही फोर्स से m2 अट्रैक्ट करता है किसे? m1 को। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कौन छोटा कौन बड़ा है। तो ये एक सिमिट्री है, ये नेचर की सिमिट्री है। तो डी ब्रॉगली ने क्या सोचा? डी ब्रॉगली ने ये सोचा कि अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और नेचर अपने आप में सिमेट्रिक है, नेचर में सारे फिनोमेनन सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब पार्टिकल को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। पार्टिकल को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अपने हाथ से आपने किसी अपने साथी को एक बॉल कैच कराई, तो जिस टाइम ये बॉल चल रही है उस टाइम ये बॉल तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक वेव का कैरेक्टर भी होना चाहिए, ये वेव भी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हर मैटर पार्टिकल, एवरी मैटर पार्टिकल, एवरी मैटर पार्टिकल शोज क्या? वेव नेचर। हालांकि इस बात का प्रूफ नहीं था उनके पास कोई भी, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टिकल जो है वो वेव नेचर शो करना चाहिए नेचर के हिसाब से। तो और उन्होंने ये कहा कि
एक पार्टिकल है, मूव करता हुआ पार्टिकल, स्टेशनरी पार्टिकल नहीं, बेसिकली मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल मस्ट शो वेव नेचर। तो उन्होंने कहा कि अ वेव इज एसोसिएटेड, अ वेव इज एसोसिएटेड, किसके साथ एसोसिएटेड है? विद मूविंग पार्टिकल। A wave is associated with a moving particle. मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है और इस वेव का नाम उन्होंने रख दिया मैटर वेव। क्या रख दिया? मैटर वेव रख दिया। इस वेव का नाम रख दिया उन्होंने क्या? मैटर वेव। ठीक है। और थ्योरेटिकली भी उन्होंने सारी बातें सही सही प्रूव कर दी, सारी बातें उन्होंने प्रूव कर दी सही सही। कैसे प्रूव कर दी? कैसे प्रूव करा? एक पार्टिकल है, और इस पार्टिकल का मास है m। आइंस्टीन ने कहा कि अगर इस पार्टिकल को पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितनी एनर्जी मिलेगी? mc²। एक पार्टिकल है जिसका मास है m, और अगर इस मास पार्टिकल को पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, मास इसका डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी? mc² एनर्जी यहां से रिलीज होगी। उन्होंने, प्लैंक ने क्या कहा कि एक फोटोन है, फोटोन की एनर्जी h न्यू या hc/λ होती है। ये पार्टिकल की एनर्जी है, और फोटोन भी तो पार्टिकल है, फोटोन भी तो एक पार्टिकल है। तो उन्होंने कहा कि ये फोटोन की एनर्जी है और ये भी फोटोन की ही एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? mc² इज इक्वल टू hc/λ। c कैंसिल हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू क्या बचा आपका? बोलो भैया, c कैंसिल हो गया, लैम्डा मैंने ऊपर ले लिया। अच्छा ये देखना जरा, ये मास है और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। इस फॉर्मूले में लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। m क्या है? मास ऑफ फोटोन, और c क्या है? स्पीड ऑफ फोटोन। तो ये मास इंटू स्पीड मिलकर के क्या हो गया? बोलो, मोमेंटम ऑफ फोटोन, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? p से। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? h/p मीटर। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा है, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो एक वेव की तरह बिहेव करेगा, और उस वेव की वेवलेंथ कितनी होगी? वेव की वेवलेंथ होगी h/मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अब यहां तक की तो बात उनकी सबको समझ आ गई, लेकिन इस बात का कोई भी पक्का प्रूफ नहीं था। लाइट का वेव की तरह बिहेव करना, ये इंटरफेरेंस इसका एक सबूत है। लाइट का पार्टिकल की तरह बिहेव करना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका एक पक्का सबूत है। लेकिन एक पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा, इस बात का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? उसका एक रीजन था। क्या रीजन था? क्रिकेट की बॉल का मास कितना होता है? याद है किसी को? कितना? 156 ग्राम। ओह, बहुत। 120 भी होता है? चलो हम क्रिकेट की बॉल का मास ले लेते हैं 150 ग्राम, ठीक है, 0.15 kg। अच्छा, स्पीड कितनी होती? मैक्सिमम स्पीड कितनी होती, जरा बताओ तो सही। 162, 162, 162 क्या होता है आगे? किलोमीटर पर आवर। तो इंटू 1000 बाय 60 बाय 60, तो 1
कितनी वेलोसिटी 162 इंटू 5/18, ये तो होता है ना, मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी हो गई। तो मोमेंटम कितना हुआ देखना जरा। चलो अब मोमेंटम p इजिकल्स टू कितना हुआ 0.15 इंटू 162 इंटू 5/18 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब वेवलेंथ एसोसिएटेड विद बॉल। वेवलेंथ ऑफ बॉल नहीं बोल सकते हम इसे, वेवलेंथ ऑफ बॉल नहीं बोल सकते, क्योंकि बॉल है तो वेवलेंथ नहीं होगी, वो बॉल है तो उसमें वेवलेंथ नहीं होगी। हम कहेंगे वेवलेंथ एसोसिएटेड विद बॉल। लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना h डिवाइडेड बाय p। h प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय कितना 0.15 इंटू 162 इंटू 5 इंटू ऊपर 18। ठीक है, अब कैलकुलेटर की हेल्प ले लें। ओहो 0.98 इंटू 10⁻⁻34, तो लैम्डा हो गया आपका 9 पॉइंट इंटू 10⁻⁻35 मीटर। जो अब तक हमारे नेचर में जितनी भी वेव है, जो शॉर्टेस्ट वेव नेचर में है गामा वेव, उस गामा वेव की गामा वेव की वेवलेंथ है अबाउट 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम या इसके आसपास का होता है वो गामा रेडिएशन। और इस गामा रेडिएशन को डिटेक्ट करना भी बहुत 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 मुश्किल है। बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो गामा रेडिएशन को डिटेक्ट कर पाते हैं, हमारी आंखें नहीं देख सकती इन चीजों को। तो जो गामा रेडिएशन है, जब 10⁻10 मीटर का रेडिएशन ही डिटेक्ट करना मुश्किल है, तो फिर ये वाला वेवलेंथ -35, इतनी छोटी वेवलेंथ को तो डिटेक्ट करना बिल्कुल नामुमकिन है। इतनी छोटी वेवलेंथ को डिटेक्ट करना बिल्कुल नामुमकिन बात है। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जब वो क्रिकेटर कोई बॉल कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, तो उसकी बॉल जब हवा में चल रही है तो एक वेव की तरह बिहेव करती है वो बॉल कैसे बिहेव करती है, एक वेव की तरह बिहेव करती है। लेकिन उस वेव की वेवलेंथ इतनी छोटी है, इतनी छोटी वेवलेंथ है जिसे हम नॉर्मली डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसे हम ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते इतनी छोटी वेवलेंथ को। रीजन, क्योंकि इस इक्वेशन में, इस लैम्डा के फॉर्मूले में ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में h, और h प्लैंक कांस्टेंट में आ रहा है 10⁻⁻34। ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी है। ये 10⁻⁻34 ये सारी की सारी फिगर को बिल्कुल जीरो तक ला देता है। तो अब अगर हमें किसी पार्टिकल की वेवलेंथ ऑब्जर्व करनी है तो कैसे ऑब्जर्व की जा सकती है? भाई ये डिनोमिनेटर छोटा करो, किसी तरह से डिनोमिनेटर छोटा करो। मतलब क्रिकेट बॉल नहीं चलेगी, क्रिकेट बॉल की तो वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। छोटा लो पार्टिकल कोई, और छोटा 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 छोटा, सबसे छोटा कौन सा पार्टिकल है नेचर में हमारे पास? फ्री स्टेट में, जो फ्री स्टेट में हमें मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां कि इलेक्ट्रॉन लो, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी कम कम रखना भाई, बहुत तेज स्पीड मत रखना, ये क्योंकि मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी आएगी। इलेक्ट्रॉन को मूव कराओ, हल्की सी स्पीड पर मूव कराओ, और तब देखो कि उसकी वेवलेंथ आती है या नहीं आती। अच्छा, डी ब्रॉगली ने ये तो कह दिया कि चलता हुआ पार्टिकल है, वेव की तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा, भले ही वो उसको हम ऑब्जर्व कर पाए या ना कर पाए। लेकिन कोई स्ट्रीम, वर्ड में यूज कर रहा हूं स्ट्रीम, धारा, कोई प्रवाह, अगर कोई स्ट्रीम हमें जांचनी है कि वो वेव है या नहीं है, तो उस स्ट्रीम से इंटरफेरेंस करा के देखो। अगर वो स्ट्रीम इंटरफेरेंस शो कर दे तो बात मानी जाएगी कि हाँ ये वेव है। अगर किसी स्ट्रीम पर हमें शक है कि वो पार्टिकल है या कोई वेव है, तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा के देखो।
अगर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिनन शो कर दे तो फिर वो कंफर्मली क्या है, पार्टिकल है। हालांकि पार्टिकल होने के लिए और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि पार्टिकल है या नहीं है, लेकिन किसी भी स्ट्रीम को वेव प्रूव करने के लिए इंटरफेरेंस करा दो। अगर इंटरफेरेंस का फिनोमिनन शो कर रही है कोई भी स्ट्रीम, तो सिंपल सी बात है वो स्ट्रीम क्या है, वो स्ट्रीम एक वेव है। यहां तक की बात क्लियर हुई इतनी बात? तो डी ब्रॉगली ने कहा कि क्रिकेट की एक चलती हुई बॉल भी वेव की तरह बिहेव करेगी, लेकिन इसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, जिसे हम कॉमनली नॉर्मली हम ऑब्जर्व इसे नहीं कर सकते, लेकिन ये है तो सही वेव। अब जिसे ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, जिसे हम देख ही नहीं सकते, उसको हम साइंटिफिकली अप्रूव भी नहीं कर सकते। साइंस जो है वो कल्पनाओं पे नहीं चलता, जो है वास्तविकता उसकी बात करो। अगर आप कह रहे हो कि पार्टिकल वेव की तरह प्रूव बिहेव करता है, तो इस बात को प्रूव करके दिखाओ, मान लेंगे। प्रैक्टिकली प्रूव करो, कल्पना नहीं चलेगी इस बात में। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाएगी। उस वेव की क्या वेवलेंथ बनने वाली है, उस वेव की वेवलेंथ क्या बनने वाली, देखें जरा। आपने एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर की एक प्लेट पर आपने चार्ज दे दिया, कौन सा, एक प्लेट पर आपने चार्ज दे दिया निगेटिव, दूसरी वाली प्लेट पर आपने चार्ज लगा दिया पॉजिटिव। तो फिर क्या हुआ, यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया, कहां, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बना दिया कहीं भी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने छोड़ दिया एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी फोर्स लगती है, E इंटू ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फोर्स भी लग रही है और ये चलने के लिए फ्री है, तो चला। चलने के बाद क्या हुआ, इसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करेगा ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन, gained by a moving electron in uniform electric field। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, वर्क डन कितना, E इंटू वी, क्यू इंटू वी होता है वर्क डन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना E है। ओके, अब मैं इसे क्या लिखती हूँ देखो, पी स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू ई इंटू वी, है ना, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया, तो अब ये क्या बचा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ev। और अब आपके लिए पी इज इक्वल टू क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2m ev। ठीक है, डी ब्रॉगली वेव, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, h अपॉन पी। तो लैम्डा एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन कितना बन गया, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m ev, 2m ev, सही से लिखूं, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 2m ev। ये क्या चीज है बताओ, प्लैंक कांस्टेंट, ये 2, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो सब कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल केवल वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज से आपने किसे एक्सेलरेट करा, किसे एक्सेलरेट करा, इलेक्ट्रॉन को। तो अगर हम यहां सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें किस इक्वेशन में, इक्वेशन बनी आपके पास, क्या इक्वेशन बनी है ये, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h बाय स्क्वायर रूट ऑफ
2 MeV। सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें हम, तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आता है 12.27 बाय स्क्वायर रूट ऑफ v इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मतलब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख ली, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख ली, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख ली, वेरिएबल छोड़ दिया, कौन सा, जितने वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है, ये सारा का सारा आ गया, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। और 10⁻⁻10 को अगर हम हटा दें तो बनता है 12.27 बाय स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब सपोज आपका ने जिस वोल्टेज से एक्सेलरेट करा ये 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट से आपने एक्सेलरेट करा तो कितना बनेगा 12.27 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इलेक्ट्रॉन कितना बन गया 1.227 एंगस्ट्रॉम के आसपास बन गया, लगभग 1.22 एंगस्ट्रॉम के आसपास बन गया, 1/227 एंगस्ट्रॉम। और ये वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ को नेचर में इसके आसपास की वेवलेंथ अवेलेबल है। किसकी वेवलेंथ है, गामा की वेवलेंथ अवेलेबल है। गामा वेव की वेवलेंथ कितनी होती है, अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम होती है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब यह है कि जब हम गामा वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं, गामा रेडिएशन की वेवलेंथ हम पता लगा सकते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया जाए 100 वोल्ट से और वो बिहेव करेगा एक वेव की तरह जिसकी वेवलेंथ प्रोबेबल वेवलेंथ, इट इज द प्रोबेबल वेवलेंथ, इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था जब तक ये कैलकुलेशन हुई है, इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सीलरेट कर दें तो वो एक वेव की तरह बिहेव करेगा जिसकी वेवलेंथ लगभग 1.227 एंगस्ट्रॉम के आस या इससे थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी। थोड़ा कम वोल्टेज ले लेंगे और थोड़ी वेवलेंथ बढ़ जाएगी यहां पर, समझ रही बात। तो डी ब्रॉगली ने तो यहां तक बात बताकर छोड़ दी और वो कभी भी प्रूव नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि 1.227 एंगस्ट्रॉम की वेव को डिटेक्ट करना और इस वेव को इंटरफेरेंस कराना, सीधी सी बात यह है कि अगर हमें ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम्स चल रही हैं, इलेक्ट्रॉन का धारा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह चल रहे हैं यहां पर। ये अगर हमें प्रूव कराना है कि ये इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है तो इनसे इंटरफेरेंस कराओ। अगर ये इंटरफेरेंस शो करते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम, इलेक्ट्रॉन्स चलते हुए इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस शो कर दें तो फिर मान ली जाएगी बात, पक्का सबूत हो जाएगा कि ये स्ट्रीम मूविंग इलेक्ट्रॉन, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। लेकिन इंटरफेरेंस कराने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। डी ब्रॉगली ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो 1.227 एंगस्ट्रॉम के एक बीम की तरह, वेव की तरह बिहेव करेगा। तो उनसे कहा चलो ठीक है, लाओ करो, इससे इंटरफेरेंस करा के दिखाओ हमें, हम मान जाएंगे। लेकिन इंटरफेरेंस कराने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड थी, वो प्रैक्टिकल चीजें उस टाइम पॉसिबल नहीं थी। समझ ही नहीं आ रहा था किसी को भी कैसे करें, फ्रिंज स्लिट बनानी पड़ती है इसके लिए। ये स्लिट जिसकी मोटाई 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो, अभी इतनी पतली स्लिट कौन बनाएगा, आज तक भी नहीं है किसी के पास बनाने की इतनी पतली स्लिट बनाने की टेक्नोलॉजी आज तक भी नहीं है। ये तो बात है 100 साल पुरानी। तो यहीं तक प्रूव हो गया। लेकिन उसके बाद 2 साइंटिस्ट आए, जर्मर और देवी पुत्र, जर्मर एंड डेविसन। इन दोनों ने एक सेटअप लगाया, उन्होंने वो स्लिट वाली प्रॉब्लम हल कर ली, सॉल्व कर ली। एक नेचर में उन्होंने एक चीज मिली, निकल, उसकी स्लिट की तरह काम कर गया वो। और फिर उन्होंने ये
इलेक्ट्रॉन बीम के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इंटरफेरेंस का और देखा कि वास्तव में ये इंटरफेरेंस शो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम इंटरफेरेंस शो कर रही है। और जर्मन डेविसन के एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात पक्की प्रूव हो गई कि मूविंग पार्टिकल भी एक वेव की तरह से बिहेव करता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन में दोनों नेचर है। मूविंग, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है कहीं तो वो पार्टिकल तो है ही, निश्चित रूप से वो पार्टिकल है, लेकिन चलता हुआ इलेक्ट्रॉन एक वेव का बिहेवियर भी रखता है, वो एक वेव भी बन जाता है। कब बन जाता है? जब उसे इंटरफेरेंस करा जाए। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद में फिर एक माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी रिजोल्विंग पावर यानी कि जिसके मेगापिक्सल, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, मेगापिक्सल जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कौन सी कभी देखी आपने? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है? नहीं देखा कभी ऑप्टिकल? अभी अब माइक्रोस्कोप का एक प्रैक्टिकल है, उसमें देखेंगे। भाई सीधी सी बात ये है, इस टाइम ये मेरा कैमरा भी माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। मैं यहाँ पर ला करके अपनी उंगली पर मैं ऐसा फोकस कर लूँ तो बड़ी दिखाई दे रही है ना आपको, ये दिखाई दे रहा है बड़े बड़े से, तो ये एनलार्ज कर दिया, माइक्रोस्कोप हो गया है। तो एक, लेकिन इस माइक्रोस्कोप ने काम किस पर किया? लाइट वेव पर, कि लाइट मेरे कहीं से लाइट आ रही है मेरी उंगली पर और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है इस लेंस के अंदर। तो ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि हम बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं कर सकते इसकी, लेकिन जब ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि मूविंग इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह, वेव की तरह बिहेव करता है, तो फिर इसको लेकर के बनाई गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम मेगापिक्सल बात करें, अगर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का मेगापिक्सल में अगर ये मान लूं कि ये 1 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल कैमरा है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप जानते हैं 5000 मेगापिक्सल की होती है। 5000 गुना ज्यादा क्लैरिटी है, 5000 गुना ज्यादा क्लैरिटी है किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। किसके कंपैरिजन में? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेवियर, चलते हुए इलेक्ट्रॉन का, मूविंग इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेवियर यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। क्योंकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लाइट यूजर है, लाइट क्या है? वेव। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या यूज कर रहे हैं? लाइट, और लाइट क्या है? वेव है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी वेव चाहिए ना, लेकिन बहुत छोटी वेवलेंथ की वेव कहां से मिली? इलेक्ट्रॉन से मिली। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर यूज करके इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बनाया। लेकिन इलेक्ट्रॉन के तो दोनों नेचर है ना, इलेक्ट्रॉन के दोनों नेचर है। इन दोनों नेचर को यूज करके एक नया माइक्रोस्कोप बना हुआ है, हालांकि वो अभी बहुत कम देशों में, शायद हमारे देश में तो है भी नहीं अभी वो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों यूज किए जाते हैं, दोनों यूज किए जाते हैं। मतलब समझ लो एक ये पहाड़ है, अगर इलेक्ट्रॉन इसके यहां है तो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर दूसरी तरफ है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। जिस टाइम इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा वो पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करेगा, जब पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन इस दोनों के जो बीच का सेपरेशन है, इसके बीच में आपने एक टनल बना ली कि जब आप चाहे पार्टिकल फॉर्म में ले लें, जब आप चाहें उसे वेव फॉर्म में ले लें। तो टनल बना ली, इसी प्रिंसिपल पर उसका नाम रखा गया टनलिंग माइक्रोस्कोप। एक्चुअली माइक्रोस्कोप नहीं होता, कुछ और चीज होती है, टनलिंग माइक्रोस्कोप। और ये टनलिंग माइक्रोस्कोप इतना ज्यादा क्लैरिटी होता है कि इससे मॉलिक्यूल भी दिखाई दे जाते हैं, जो बड़े लार्ज साइज के मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूल भी दिखाई दे जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक दिखाई दे जाता है, किससे? टनलिंग माइक्रोस्कोप से। और जब ये टेक्नोलॉजी हमारी नॉर्मल लाइफ में आ जाएगी, नॉर्मल लाइफ में आ जाएगी,
तो पता है ये इतनी बड़ी एक चिप, मतलब जो इस टाइम हमारी माइक्रोचिप होती है, माइक्रोचिप कितने की होती है इस टाइम तक, मैंने जो मैक्सिमम मार्केट में देखी है 256 जीबी तक की होती है, 256 जीबी, है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, माइक्रोचिप, माइक्रोचिप टीबी में नहीं है, अभी 256 जीबी तक है। चलो मैं कह रहा हूं चलो 1 टीबी तक की भी आ गई होगी, 1 टीबी तक की आ गई होगी, लेकिन टनलिंग माइक्रोस्कोप जब हमारी नॉर्मल लाइफ में यूज होने लगेगा तो इस चिप का जो मेमोरी स्पेस होगा, इस चिप का मेमोरी स्पेस शायद 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 मतलब मिलियंस मिलियंस टीबी में पहुंच जाएगा जब हम टनलिंग माइक्रोस्कोप को नॉर्मल लाइफ में यूज करने लगेंगे।